अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत की एक दबंग और बागी आवाज़ कहीं गुम होती जा रही है। इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर, अपनी मौजूदगी का ये एहसास तो दिलाते रहते हैं। ये वही सीनियर सियासतदान हैं जिनको मुख्तलिफ सियासी जमातों की पॉलिसियाँ जकड़ कर ना रख सकीं और वो बागी कहलाए। ये वही बागी हैं जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर लाहौर में शाह फैसल के काफ़िले के सामने बांग्लादेश नामंजूर का नारा लगाया। ये वही बागी हैं जो भुट्टो की सियासत की मुखालिफत में ज़ियाउल हक की पहली काबीना का हिस्सा बने और फिर 1985 में गैर जमाती इलेक्शन जीतकर पहली बार MNA बन गए। जी हाँ, ये वही बागी हैं जो 23 साल मुस्लिम लीग नून में रहे, मुशर्रफ दौर में सख्तियाँ भी झेली पार्टी के लिए, जेल भी काटी, लेकिन आज नवाज़ लीग की जानिब से वो नज़रअंदाज होते हुए लग रहे हैं। जी हाँ, ये वही बागी हैं जो नया पाकिस्तान और तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ में आए, लेकिन 2014 में जब पार्टी बिल्कुल उरूज पर थी, पार्टी के तर्ज सियासत से इख्तलाफ किया और बागी का नारा लगाया और अपने रास्ते अलग कर लिए। जी हाँ, ये वही सियासतदान है जिसे 2018 में दोबारा उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन पार्टी फिर से नज़रअंदाज करने लगी। शायद इसीलिए इनका पार्टी की तरफ से नज़रअंदाज करने का जो शिकवा है वो भी आज जूं का तू है। जी हाँ, ये वही बागी सियासतदान है जिन पर एक वक्त था कि सियासी जमातें टिकटें लेकर इनके दरवाजे पर खड़ी होती थी और 2-2, 4-4 हलकों में टिकटें देने की उनको ऑफ़र की जाती थी, लेकिन आज इसी सियासतदान को नून लीग पूछ भी नहीं रही है। इसी 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ वतन वापस आए, लेकिन मीनार पाकिस्तान की स्टेज पर सब थे, लेकिन ये सीनियर सियासतदान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब इलेक्शन करीब हैं, नून लीग में ज़ाहिर है टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे लगता है कि इस बार फिर इस सीनियर सियासतदान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं या वाकई पार्टी ने टिकट देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जावेद हाशमी साहब की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है जो ये समझते हैं कि किसी के पास भी पॉपुलर वोट बैंक नहीं है। आज अवाम तो PTI के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जावेद हाशमी साहब को ऐसा क्यों लगता है कि मकबूलियत के वोटों पर कारपेट डालकर इक़्तिदार का सेहरा किसी और के सर सजाया गया तो वो हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। वो इमरान खान, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में कोई इक़्तिदार में आता क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वजूहात हैं हो सकती हैं इसके पीछे, और जो मुल्की सियासत है इस वक्त इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी पे बात करूंगी। नाजरीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका। हाशमी साहब, आपको ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून के पास पॉपुलर वोट बैंक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हवाओं का रुख उस तरफ है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि सारे अरेंजमेंट ही चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हो रहे हैं। तो इसका मतलब है गैर फितरी तौर पर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये वोटों की ताकत से नहीं आएंगे। क्या ये मतलब है इस बात का? बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। ये सारी आपकी जो आपने गुफ्तगू फरमाई है मैंने सुनी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि गैर फितरी वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को बनाया जा रहा है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। मियाँ नवाज शरीफ को अगर उनकी पार्टी उनकी तंजीम देखी जाए, पार्टी को देखा जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। और अगर उनके मामलात तय जैसे होते जा रहे हैं बलूचिस्तान वालों से, MKM वालों से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो वो फितरी तौर पर वज़ीर आज़म बनने का हक रखते हैं और बन भी सकते हैं। मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल दूसरी है। मैं ये कहता हूँ कि जब इंतखाबात हो रहे हैं तो सबको जो बार बार हम कहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग का रास्ता मिलना चाहिए। एक तरफ पार्टी जो है जो इमरान साहब की पार्टी है वो मैसेज में उनकी से है,
वो पॉपुलर वोट है, लेकिन उस पार्टी को भी मैं जानता हूँ, उसकी ना कोई तंजीम है, वो खुद अपने आप को सियासी पार्टी नहीं कहते, वो तहरीक इंसाफ कहते हैं। उनकी तंजीम के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुश्किल में पड़ी हुई पार्टी तहरीक इंसाफ है। तो ये जो बैलेंसेस जो हैं वो हम निकाले बगैर फैसला कर दें कि मियां नवाज शरीफ गैर फितरी तौर पे बन रहा है और इमरान खान फिर फितरी तौर पे बन रहा है, ऐसी बात मैंने कही नहीं है जो आप बार बार फरमा रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में जो पॉपुलर वोट बनता है उसकी नवाज शरीफ का उस वक्त पॉपुलर वोट था 2018 में। उस वक्त मैं 2014 में मैंने इमरान खान साहब से कहा था, जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, वो इशारे करके कहते थे कि वो हमें इक़्तिदार देंगे और नवाज शरीफ को निकाल देंगे। मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि इमरान खान अगर इस नवाज शरीफ को जिसका हक आप कहते हैं बनता है उसको निकाल के हमें इक़्तिदार दे दिया भी जाएगा तो वो इक़्तिदार आपके पास रहेगा नहीं और वो इक़्तिदार आपसे छीन लिया जाएगा। अच्छा। और उस वक्त आपको ये उनको ये बातें याद आती हैं। वही बात मैं आज कह रहा हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, बहुत बड़ा पक्का मुस्लिम लीग में नून में हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वही सूरत हालात है कि इमरान खान की पार्टी को उनके वर्कर के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनको खुल के आगे आने नहीं दिया जा रहा। जब ये इन हालात में हो सकता है इमरान खान के कैंडिडेट भी मौजूद ना हो। तो हाशमी साहब, अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट बैंक है, लेकिन इसके होते हुए भी वो इमरान खान की पार्टी जीत नहीं सकेगी, तो हालात ही जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है उनकी पार्टी को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके कैंडिडेट आपको पता है आधी से ज़्यादा पार्टी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल गई है, बाकी कुछ रूपोश हैं, कुछ को अभी फिर पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए इस माहौल में तो पार्टी का पॉपुलर वोट बैंक होते हुए भी कोई फायदा नहीं है। जी, मैं तो अभी अर्ज कर रहा हूँ, इसी बात को लेके मैं आगे कहता हूँ कि जब पॉपुलर वोट को आप रोकते हैं तो उससे पाकिस्तान दो टुकड़ों में हो गया था। जी, यानी आपने तकरीबन 1970 तक इस पाकिस्तान के लोगों को उनकी मर्जी की क़यादत वो बनाते थे, आप कबूल नहीं करते थे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान थे। वो जीत भी गए तो हमने उनके उस वोट को माना नहीं है। यहाँ अब सूरत हालात ये है कि अगर इमरान खान के, मैं फिर अगर कह रहा हूँ कि वही वोट जीतने की ताकत रखता है, इलेक्शन जीतने की, और आप उसको आर्टिफिशियल तरीकों से दबा देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारी आवाज़ को हम जिसको के साथ देते हैं, जिसको वोट देते हैं, उसको तो ये निकाल देते हैं। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लग गई, मोहतरमा बेनज़ीर को, नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार नहीं दिया। तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारे मुकद्दर के फैसले कोई और करता है। पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, पाकिस्तान गरीब हो गया है, पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, तो उसकी आखिर कोई वजह तो है। हाशमी साहब, मतलब यह है कि आज भी सारा जो चक्कर है, सारा खेल है, वो है लाडलेपन का, जो 1970 से चलता आ रहा है। 2018 में भी फिर एक लाडला ही चुना गया और 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें भी एक लाडले को ही चुना जाएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अच्छे दिन थे, कभी इमरान खान भी लाडले ही थे। मैं तो साथ था,
मेरे सामने उनके लाड कैसे उठाए जाते रहे, क्योंकि वो लाडला बनने के लिए आज भी इमरान खान राजी हैं, तैयार हैं। वो लाडला बनने के लिए मौलाना फजल रहमान भी तैयार हैं। वो लाडला बनने के लिए जरदारी साहब भी तैयार हैं। वो लाडला बन चुके हैं या बनने के लिए मियां नवाज शरीफ भी तैयार हैं। इमरान खान को आज लाडला बना दें और कहकर इन सबको दफा करो, मैं खड़ा हूं तो आपके साथ। तो कसूर किसका हुआ? कसूर किसका हुआ? कसूर नहीं है, ये लंबी जंग जी। कसूर किसका हुआ? सियासतदानों का कसूर नहीं है। क्यों वो लाडले बनते हैं? वो उसूलों की सियासत करें, जमहूरी तरीके से इलेक्शन होने दें। जिद्दोजहद कर लें, वो जितनी जिद्दोजहद कर लें, नवाज शरीफ की बेगम वहां मर जाए, डेथ बेड पे पड़ी हो, उसकी बेटी को जेल में डाल दें, फिर आप कहेंगे वो भी लाडला है। और भाई जितनी जद्दोजहद लंबी कोई करते हैं, उसके बाद बाजवा को एक्सटेंशन देनी पड़ती है, लाडला नवाज शरीफ को भी और लाडला इमरान खान को भी। बहुत मुसीबत ये है, आप बात को समझने के बजाय वन साइडेड जंगे मैं तो नहीं लड़ूंगा। मैं तो सारी उम्र जो है इस मसले को देखा है मैंने। मैं कहता हूँ इस वक्त ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ, उसको खुला रास्ता मिलना चाहिए। आपका रोना ये है कि नवाज शरीफ क्यों लाडला है, वो तो ये सब दरखास्त लिख के बैठे हुए हैं कि हमें लाडला बनाएं, और शमूल इमरान खान के क्या करें? तो फिर इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मतनाज़े होने जा रहे हैं। बिल्कुल मतनाज़े होंगे। अगर इमरान खान को इजाज़त नहीं मिलती, उनके लोगों को इलेक्शन में नहीं आने दिया जाता, और मैं तो कहता हूँ कि नहीं आने देंगे उनको निशान भी नहीं देंगे। अगर निशान देंगे इमरान खान को माइनस करेंगे। ये मेरा असेसमेंट है, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, असेसमेंट है कि वो नहीं होगा 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर। तो उन इंतखाबात का क्या फायदा? हाशमी साहब जो 2000 निकाल के फेंक दिया। ठीक है हाशमी साहब, जो बात आपने 2018 में इमरान खान को की थी कि अगर इस तरीके से इक़्तिदार में आना है किसी के कंधों पे चढ़ के, तो ये हुकूमत ज्यादा देर चलेगी नहीं, तो क्या यही असेसमेंट आज आपकी नून लीग के लिए भी है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी है, कि उनकी भी हुकूमत फिर ज्यादा देर नहीं चलेगी? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने कोई नवाज शरीफ के ऊपर मुझे तकरीर ना करें, मेरा लीडर है, मैं समझता हूँ उसने सबसे बड़ी जंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लंबी अरसे की नवाज शरीफ ने लड़ी है। मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ किसी एक को रिजेक्ट करके दूसरे को कबूल कराने की कोशिश आप लोग भी ना क्या करें। आप डायरेक्ट सवाल करें। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं कहता हूँ इमरान खान का साथ मुझे देना चाहिए, और शाह मूल का जिन्होंने जेलों में बैठे हुए हैं उनके साथ भी उनको मुल्क के अंदर कोई सियासत में हिस्सा लेने का हक ना दें। अगर ना दें, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन आप कहें कि मैं नवाज शरीफ को बुरा भला करूं, तो वो आप को ठंड पहुंचती हो। हाशमी साहब कोई नहीं कह रहा, वो मैं नहीं करूं। हाशमी साहब कोई नहीं कह रहा, आपके लीडर हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं है कि आप नवाज शरीफ को कुछ कहे। आपको टिकट मिलने जा रहा है, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि एक वक्त होता था कि टिकटें आपको खुद ऑफर की जाती थी, 2-2, 4-4 हल्कों से आपको टिकटें दी जाती थी। देखें जी, अब क्या होगा? नहीं टिकट और फिर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल। एक टिकट का लफ्ज़ मैंने सुना है, उसकी बुनियाद पर आपको जवाब देते, तो आपका पता नहीं क्या ज़ोर बयान क्या है। मेरी बदकिस्मती मैं सुन ही नहीं रहा। बात यह है कि टिकट जो है मैंने कभी नहीं मांगी, ना तहरीक इंसाफ में कभी मांगी है, ना मुस्लिम लीग में कभी मांगी थी। मेरा नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि आप जहाँ से भी खड़े होंगे हम टिकट आपको उसके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून से आदमी खड़ा नहीं करेंगे। अब एक जिस हल्के से मैंने सोचा लड़ रहा हूँ, वहाँ पे किसी पार्टी के पास मुअस्सिर कैंडिडेट नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है,
पीपल्स पार्टी के पास भी कोई नहीं है तो कोई और खड़ा कर लें, कोई और पार्टी बना के अंदर सुना है जहांगीर तरीन साहब को शायद दे दें। तो वो मैं कह रहा हूं कि अगर अब अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर रहे तो फिर मैं तो हूं और मैं लड़ूंगा जाके। मैं इस दफा मुस्लिम लीग के टिकट पे वैसे भी मैंने नहीं लड़ना, मैं आज़ाद लड़ूंगा। तो इसलिए मेरा गिला कोई बनता नहीं है मुस्लिम लीग के खिलाफ। सीट एडजस्टमेंट की है नून लीग ने आईपीपी के साथ, तो ये तो बात फिर ठीक हुई कि हो सकता है वहाँ से तरीन साहब को ही खड़ा कर दें और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही ना करे। ये आप NA 149 की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ जी, शायद मेरा ऐसे मैं गैस है, कोई गस्टमा इसके अंदर कोई इतनी यकीनी बात मुझे नहीं, लेकिन जो ये बातें की जाती हैं इर्द गिर्द उसमें से कहते हैं शायद जहांगीर तरीन साहब को ही वोट देंगे। फिर कहते हैं वो तो डिस्क्वालीफाई हैं तो वो कहते हैं उनके बेटे को दे देंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बात सही भी हो। हाशमी साहब, जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए, मीनारे पाकिस्तान पर उन्होंने जलसा किया, स्टेज पर टॉप लीडरशिप हमें नज़र आई, आपको बुलाया नहीं गया, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, आप गए नहीं, आपसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, आप इतने एक्टिव क्यों मुस्लिम लीग नून की इजलासों में हमें नज़र नहीं आते हैं सर? मुझे जहाँ तक उन्होंने बुलाया, मैं तो मुल्तान में उस वक्त उनकी आमद पर जलसे हो रहे थे पार्टी के तंजीमी, तो मैं उनमें हर एक में गया हूँ, लेकिन लाहौर के अंदर मुझे नहीं बुलाया गया तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैं यहाँ पे मुल्तान में मैंने तो 2-3-4 जलसों में जाके मियाँ साहब के आने के ऊपर खुशामदीद करने के लिए अपने वर्कर को भी कहा था। सही। आखिरी बात आपकी नवाज शरीफ साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं नवाज शरीफ साहब से जी जब वो यहाँ पाकिस्तान में जब वो यहाँ कैद थे तो उस वक्त, उससे पहले वहाँ कोटलक जेल में एक दफ़ा मुलाकात हुई थी और फिर जब उसके बाद फिर कोई मुलाकात नहीं है मेरी। सही। हाशमी साहब, ऐसा क्यों होता है कि पार्टी में जो दबंग आवाज़ रखने वाले होते हैं, उसूली बात करने वाले लोग होते हैं, उनको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? आप भी बिल्कुल इंसाफ की बात करते हैं, जैसे आज आप ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए भी बराबर के मौके होने चाहिए। शायद खाकान अब्बासी साहब भी बड़ा ब्लंट बात करते हैं। फिर जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ ज्यादती हुई पार्टी के अंदर, ये पार्टियों के अंदर हम कह सकते हैं कि जमहूरी रवैया है, कोई अपनी आरा नहीं दे सकता, कोई उसूली बात नहीं कर सकता, कोई सही बात समझा नहीं सकता आपको, जो बात करता है पार्टी उसे इग्नोर करना शुरू हो जाती है। इस पार्टियों के अंदर, किसी एक पार्टी के अंदर भी उसको जमहूरी तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। देखिए, तहरीक इंसाफ में इलेक्शन हुआ, मैं अकेला इंतखाब में मुकाबला किया, इमरान साहब के मुकाबले पे कोई बंदा नहीं था, शाह साहब का, और उनको बिठाया गया, मुझे पता है एक एक आदमी को। किसी पार्टी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे आइडियल शायद तहरीक इंसाफ है, उसमें भी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की भी जो है ये फीफ्डम्स होती हैं। ये पार्टियां हमारे मुल्क में जो हैं वो कहते हैं इसी की वफादारी पे जो हटेगा वो बेवफा भी है, वो नमक हराम भी है, वो पार्टी को पसंद भी नहीं, लीडरशिप को के हाथ में अपना हाथ देने के बाद वो कहते हैं कि आप उसी एक में जाएं। लेकिन जहाँ जमहूरियत है पार्टियों में, मगरबी दुनिया में या कहीं और, तो वो बात करने की इजाज़त होती है, वोट ऑफ कॉन्शियस देने की इजाज़त होती है, अपना बयान दुनिया के सामने पेश करने की भी इजाज़त होती है। यहाँ मेरे बेटे, यहाँ पे कोई सियासी पार्टी है ही नहीं। ये छोटी छोटी फ्रीडम्स हैं
जिसका दाव लगा हुआ है वही लीडर है, जो दूसरा बोलेगा उसके बंदोबस्त उन्होंने किया वहाँ होता है, खा वो मुस्लिम लीग हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो। उसको जाके देखें, वो कहते जाओ भाई तुम्हें बड़ा शौक है बातें करने का, तो हमारी पार्टी से निकल जाओ। मेरा जो कद काठ इतना है, मैंने बनाया है कि मुझे निकाल के दिखाए। मैंने तहरीक इंसाफ भी मुझे नहीं निकाल सकी थी, मैंने खुद इस्तीफा दिया। मुस्लिम लीग भी नहीं निकाल सकी थी, मैं खुद उस वक्त मैंने पार्टी छोड़ी। मुझे निकाल नहीं सकते जहाँ पे बैठा हूँ। अब मुस्लिम लीग में बैठा हूँ, मुझे कोई शो काज नोटिस नहीं भेजेगा, लेकिन इतनी आज़ादी खुद दे दें तो ये वो होगी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी पार्टी। यहाँ वो पार्टी है नहीं। सही, शो कॉज नहीं मिलेगा लेकिन नाराजगी बदस्तूर रहेगी। मुझे ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने कराए, सारी पार्टियों की यही रिवायत रही है, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, पार्टी के ओहदे अपने अंदर ही, अपने ख़ानदानों के अंदर ही ये लोग बांटते हैं। तो तहरीक इंसाफ पर फिर क्यों ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्यों इतना वावेला कर रहे हैं? हमें याद है, मैं आपका एक प्रोग्राम भी देख रही थी, जब 2009-10 में मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हुई, उन्हें सदर मुंतखब किया गया, तो नायब सदर के लिए आपके नाम के नारे लगना शुरू हो गए, हाशमी साहब हाशमी साहब। तो शहबाज शरीफ साहब ने आपको स्टेज पर बुलाया, फिर वोटिंग हुई तो आपको बनाया गया। लेकिन क्या यह बात दुरुस्त है कि उसके बाद से फिर पार्टी आपसे नाराज भी हुई, नवाज शरीफ साहब नाराज भी हुए आपसे? अच्छा, आपकी ये सारी बात मैं मान लूं, तहरीक इंसाफ में मेरे हक में लोगों ने नारे लगा दिए, बागी बागी। वहाँ पे मेरिट के अंदर हमारा बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन। जब ये नारे लगे तो उन लोगों को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया। मैंने इमरान खान को कहा कि ये क्या किया है आपने? हाँ। मैं कोई इतना बड़ा लीडरशिप का पंच मैं हूँ भी नहीं, मेरा ना मेरी उम्र है, मेरी टांग भी नहीं है, मेरा बाजू भी नहीं है, आप सिर्फ चंद नारे लगाने पे आपने उनको निकाल दिया। तो इमरान खान ने कहा कि मैं अब अगर मैं उन लोगों के नाम भी बता सकता हूँ जिनको निकाला गया था, फिर आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया परेशान हो जाएगी। तो बता दें। तो छोड़े ये बातें। वो उनके करीबी 3 आदमी थे इमरान खान के, उसको निकाल दिया। इमरान खान ने कहा कि वो जी दूसरे ने एतराज़ कर दिया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए मैंने निकाला है, बाद में ले लूँगा वापस। फिर वापस भी ले लिए मेरी सिफारिश पर। मुझे बताओ कि मैं किसको कहूँ कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरियत का झंडा उसने उठाया हुआ। छोड़ दे, मैं कहता हूँ जो हालात हैं उसके अंदर आप रास्ता निकालें। अगर अक्सरियत कहती है, जिद है उन्हें, हम कहते हैं मैं कहूँगा इमरान खान के किरदार में ये खामी है, ये खामी है, वो कहते हैं आप एक तरफ रहें। वो खड़ा हो गया है, वो जेल में बैठा हुआ है, वही हम जीतेगा, उसी को वोट देंगे। उनकी जिद हो गई है तो मान ले जिद। कौम की जिद कभी माननी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाशमी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, अब मुस्लिम लीग नून सिंध में भी इत्तेहाद कर रही है, केपी में भी इत्तेहाद उनके हो रहे हैं, पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की है IPP के साथ, तो ये तो बड़ा उभर कर सामने आएगी। तो ये बात सच साबित नहीं हो रही, उनका जो कॉन्फिडेंस है मज़ीद बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हर जमात जो है वो कोशिश करती है कि उसका वजीर आजम बने। उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो ये बात कहें कि हम चौथी दफा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें पुरअज़्म है कि इस दफा वजीर आजम जो है वो हमारी पार्टी से होंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे।
हर पार्टी का हक है, वो उसके लिए कोशिश भी करती है। जहां तक इत्तेहादों का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करती। वो अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ती है और आज तक तारीख में कोई मिसाल नहीं मिली। जिन पार्टियों का आप बता रही हैं, तो हम तो ये बात पहले ही कहते हैं कि आईपीपी जो है उसने उधर ही जाना है पीएमएलएन के साथ। ये वो लोग हैं जिनका रास्ता रोका गया है, जिनके लिए सियासी जो उनकी जद्दोजहद थी उससे उनको रोका गया है। मैं तो समझता हूँ कि ये सियासी आज़ादियों की सल्बी है, ये जमहूरी आज़ादियाँ जो है। ये बात तो है ना, मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी पंजाब में ज़ाहिर एक मजबूत जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में मजबूत हुआ करती थी 1970 से लेकर 1985 तक। मुस्लिम लीग नून मजबूत जमात नहीं है। हमारे पास सिर्फ इंतखाबात ऐसा पैमाना है जिससे हम जमातों को मजबूत और कमजोर समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब के अंदर कमजोर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सीटें कम है। और अगर देखा जाए अब साबका इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन लास्ट में हुए, उनमें 19 सीटों पे 20 सीटों में से 2 के 3 सीटें जीती थी पीएमएलएन। तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन पाकिस्तान पंजाब के अंदर मजबूत जमात नहीं है। ये परसेप्शन जो है बनाई जा रही है, ये एक लेकिन अगर आईपीपी का इत्तेहाद भी अगर बन जाता है तो आप देखें ना, पंजाब में तो क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जितने वो इलेक्शन आ रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन, वो किस लिए आ रहे थे? वो बेचारे वो लोग थे जो जिनमें से आजाद भी जीत के आए थे। लेकिन जब वो ज़िमनी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी आपको पता है ना, ज़िमनी इलेक्शन वो क्यों आ रहे थे? वो उन्होंने टिकटें उन लोगों को दे दी थी जो पीटीआई छोड़ के आए थे, तो इनका अपना जो इलेक्टेबल लोग थे वो नाराज हो गए थे। आप अपने सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हैं कि जब भी दूसरी जमात के लोगों को सीट एडजस्टमेंट के लिए लिया जाएगा, वो सीटें हारेंगी। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इत्तेहाद बन गया है तो वो मजबूत हो गए हैं, बल्कि वो उस हल्के में कमजोर हो जाते हैं। जो लोग वहां पहले सियासत कर रहे हैं, अगर उन्हें सियासत ना करने दी जाए, एक स्काई लैब उन पे आगे गिर जाए, तो वो क्यों वोट करेंगे? तो आप खुद ही इस बात का जवाब दे रही हैं। तो जनाब ये हमारी सियासत का एक हिस्सा है ना, क्या ये कोई नाजायज या कोई गलत तरीका तो नहीं है? ये तो जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि कोई जमात जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ तो आ ही नहीं सकती है, ये सबको मिलके ही हुकूमत बनानी पड़ेगी, ये इत्तेहादी होंगे, इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। तो इत्तेहादी हुकूमत बनना या इत्तेहाद करना जनाब ये हमारी सियासत से ही निकला है, हमारी सियासत का हिस्सा है। मैं अर्ज कर लूं जी, वो आप बात कर ली है पार्लिमानी सियासत की जी, ये इंतखाबी इत्तेहाद है, इंतखाबी सियासत हो रही है। अभी इंतखाबात से कबल जो इत्तेहाद बनते हैं वो इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं। जो पार्लियामान में जाके हुकूमतें बनती हैं वो पार्लिमानी इत्तेहाद होते हैं। वहां पे आप जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाते हैं। यहाँ पर आप जमातों को साथ मिलाकर उनसे सीट एडजस्टमेंट करके अपने कारकुन को मायूस करते हैं, उससे टिकट आप लेते हैं, उसकी नाराजगी होती है, वो वोट उसका हक है करना, वो करे ना करे, और वो नहीं करता। उसका सबूत आप माजी में देख चुके हैं, आपके सामने है कि ज़िमनी इलेक्शन जो थे वो एक बैठी हुई सरकार जो थी, सिटिंग गवर्नमेंट जो थी, वो हार रही थी और अपोजिशन जीत रही थी। सही, लेकिन हमें पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज का ये मतलब तो नहीं है कि उस तरीके से एक्टिव नजर ना आए, या आप कैंपेन ना करें, या अपना जो वर्कर है, अपना जाला है, उसको एक्टिव ना करें। तो ये कोई मायूसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि ऑलरेडी वहां पर इतने इत्तेहाद बन रहे हैं, हमारे लिए स्पेस ही नहीं है? मायूसी नहीं है। मैं ये पिछला वीक पूरा गुजरांवाला डिवीजन, मैं और प्रेसिडेंट पंजाब, हम इकट्ठा विजिट करके आए हैं, मोबिलाइजेशन की है।
11 तारीख को वहाँ चेयरमैन हमारा वर्कर कन्वेंशन कर रहा है गुजरांवाला के अंदर। उसके बाद हम लाहौर अर्बन में आके हमने मीटिंग की है, मोबिलाइजेशन की है। अगला जलसा हमारा वर्कर कन्वेंशन जो है वो लाहौर अर्बन में होगा, फिर लाहौर रूरल है हमारा, जिसमें हसन मुर्तजा साहब ये चीज तो ये तो हमारी ये तारीख है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख तो रही है ना, पंजाब में एक मजबूत जमात रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप कह ले नाअहली है, कमजोरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत रहने नहीं दिया? नहीं, मेरी बात सुन लेना आप। आपने पहले जो बात की है मैं उसका जवाब दे लूं, फिर मैं नाअहली पे भी जरूर बात करूंगा। आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपने कहा है कि आप पंजाब के अंदर कंपेन नहीं कर रहे, या आप मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे, या आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हम 4 डिवीजन फिर के आए हैं। ये पूरा वीक मैं खुद रहा हूँ, साहिवाल भी, फैसलाबाद डिवीजन भी, लाहौर भी, गुजरांवाला भी, शेखुपुरा भी, ये हम सारा करके आए हैं। आप कह रहे हैं कि आपने एक्टिविटी कोई नहीं की। एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि नाअहली नहीं होती। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में आई और 13 तक उसने गवर्नमेंट की, तो हमें बेशुमार चैलेंजेस थे। इस मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, इस मुल्क के अंदर आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, बहरान ही बहरान थे। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट 120 MNAs के साथ, हमारे कोलिशन पार्टनर थे नून लीग वाले, जो 6 महीने के बाद हमें छोड़ गए थे कि यह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्किल फैसले लिए। उन 5 सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को पैरों पे खड़ा कर दिया। हम दूसरे ही साल आटे में भी खुद कफील थे, चीनी में भी खुद कफील थे। एक बिजली ऐसी थी जो हम फौरी तौर पर नहीं दे सकते और थे, उसी का भुगतना पड़ गया। 2013 का इलेक्शन ही बिजली पे लड़ा गया था और वही कीमत चुकाना पड़ गई आप लोगों को, और वो हमने चुकाई। हम वीक हुए, हम आज भी मानते हैं, हम तो ये नहीं कहते। इसमें नाअहली की बात नहीं है। अगर आपने हमारी अहलियत चेक करनी है तो उन 5 सालों में आप देखें कि हमने 120 MNAs के साथ 5 साल हुकूमत भी की, हमने 18वीं तरमीम भी दी, हमने NXT अवार्ड भी किया, हमने बिस्क जैसा पॉवर्टी के खिलाफ जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया, जो आज भी कामयाबी के साथ चल रहा है। और आज उसी डेटे पे आप अगर देखें तो आपको फ्लड्स आए, आप वही डेटा निकालते हैं और उसी डेटे पे आप काम हसन मुर्तजा साहब, वक्त थोड़ा है। मुस्लिम लीग नून जब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। और आज जिस सीप एक्ट के ऊपर सारी जमातें बड़ा सीना चौड़ा करके बात करती हैं, वो भी उसी पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी की देन थी। आज सुई गैस के बहरानों में हम गिरे हुए हैं। अगर हमारा ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो आज इस मुल्क के अंदर ना एनर्जी क्राइसिस होते, ना इस मुल्क के अंदर हमारे गैस की कमी होती। हमने थर कोल स्टार्ट किया। आज आपका नेशनल ग्रिड में मेजर शेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध दे रही है। हमारी अहलियत पे बात हसन मुर्तजा साहब, मुस्लिम लीग नून जो 18वीं तरमीम पर बात कर रही है, NFC अवार्ड पर बात कर रही है, जो वसाइल हैं वो बल्दियाती सिस्टम तक ले जाने की बात कर रही है। अब तो आप लोग इस पर एतराज करें, NPB इस पर एतराज करिए, लेकिन अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी मुतालबा कर दिया है। बात पे एतराज नहीं कर रहे जी, हम एतराज कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक करने पर। रोल बैक करने की तो बात किसी ने नहीं की, रोल बैक करने की बात तो किसी ने नहीं की। लेवल तक ना जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। तो जनाब रोल बैक करने की बात तो किसी ने नहीं की। आपको फिर पता नहीं है, आप सुने उनका, वो तो आए इस एजेंडे पे रहे हैं, वो तो आई। उन्होंने कहा है, राना सनाउल्लाह, मेरी बात सुने, मुझे लगता है शायद फिर आपने नहीं सुनी, शायद फिर आपने उनकी बात नहीं सुनी। वो रोल बैक करने की उन्होंने वाशगाफ अल्फाजों में कहा है कि हम रोल बैक करने की बात नहीं कर रहे, जो अधूरी चीजें हैं हम उसको मुकम्मल करेंगे। ये उन्होंने कहा है। जो साजिश है वो 18वीं तरमीम के खिलाफ है, ये मैं कह रहा हूँ और मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। वक्त बताएगा जब 18वीं तरमीम ये छोटी इत्तेहादी जमातों के जरिए आवाज उठेगी
और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका रास्ता रोकेगी। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। IMF की तकनीकी टीम ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के बारे में कहा है कि इसमें जो है वो ज़राअत और रियल इस्टेट सेक्टर परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाया जाए। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं और नौकरी करने वाला जो तबका है ये तो पहले ही डबल टैक्सेस बल्कि इससे ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। IMF ने ये तजवीज़ दी है कि FBR को इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि इनके चेयरमैन और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न अपने मामलात में वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी समरी भिजवाने के पाबंद ना हों। IMF ने अपनी डूम और लिस्ट में FBR को इनकम टैक्स कवानीन 2001 में तब्दीलियां करने और 4 साल से गैर फ़ाल दयानतदारी मैनेजमेंट यूनिट को ऑपरेशनल बनाने जैसी इन सिफारिशात को भी शामिल किया है। IMF का ये मानना है कि FBR इन सिफारिशात पर अमल करके 110 खरब टैक्स इकट्ठा कर सकता है। अब सवाल ये है कि इन सिफारिशात का जो हतमी नतीजा है वो क्या निकलेगा और क्या FBR वाकई इन सिफारिशात पर अमल कर सकता है। ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान को IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की दूसरी किस्त कुछ ताख़ीर से मिलेगी। पहले कहा जा रहा था कि $70 करोड़ की किस्त इसी महीने यानी दिसंबर में मिलेगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि $70 करोड़ की किस्त जनवरी 2024 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 किस्तों में कुल $3 अरब मिलने हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक अलार्मिंग रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक पाकिस्तान का जो 10% गरीब तबका है ये मुल्क के 10% अमीर तरीन से ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद भी पाकिस्तान के 10% गरीब तरीन तबके को तालीम और सेहत की जो सहूलियात दी जा रही हैं वो अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक के बराबर हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब के फ़र्क में कमी लाए बल्कि 18वीं तरमीम और इकनॉमिक फिनेंस कमीशन पर भी नज़र-ए-सानी करे, जिस बारे में बार बार मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है। वर्ल्ड बैंक का ये मुतालबा है कि ज़रूरत के तहत सिर्फ निचले दर्जे की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और आला अफसरान के लिए सरकारी गाड़ियों की ख़रीदारियाँ और मुफ्त पेट्रोल की जो रियायत है इसको ख़त्म किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के मुतालबात मान कर ये जो अमीर और गरीब का फ़र्क है क्या ये ख़त्म कर सकता है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपनी मईशत को सहारा देने के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा कर सकता है। मैं बात करूंगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को लेकर IMF ने एक बार फिर से सवालात उठाए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि IMF बात करे, वर्ल्ड बैंक बात करे कि पाकिस्तान को अपना जो टैक्स सिस्टम है FBR को बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा जो है वो जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, हमेशा उन्हीं पर बोझ क्यों डलता है। जो दुकानदार तबका है, जो रेडी लगाता है, वो लोग तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है उस तबके को टैक्स नेट में लेकर आना जो आज तक अपना कभी टैक्स फाइलर नहीं बना है, टैक्स नेट में आया ही नहीं है, जिस बारे में इमरान खान की हुकूमत भी कहती रही, जिस बारे में हमेशा IMF भी कहता रहा। तो क्या एक बार फिर IMF का ये मुतालिबा पाकिस्तान मान सकता है? ये आसान है FBR के लिए? तो शाजिया, 2 इम्पॉर्टेंट जुज़ हैं पाकिस्तान के मालियाती खसारे को, जो कि 7.5% ऑफ GDP पे चल रहा है। ये एक बहुत बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान को इसको 3 से 5% डेफिसिट पे लाना है। सो अब इसके 2 जुज़ हैं। एक तो है पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम ठीक करना और पाकिस्तान का दूसरा जुज़ है एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना। सबसे पहले आपको आज पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करना चाहिए। जिस आपने पाकिस्तान की जो रिपोर्टों का इस वक्त सामने रखी, बिल्कुल ठीक रखी। वर्ल्ड बैंक ने एक्सपेंडिचर पे भी काफ़ी काम किया है और उस पर भी बात की है। लोकली भी हम बहुत सी बात कर चुके हैं कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म को प्रेसिडेंस होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक सेट करेगा पेस के पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो स्टेट है, वो सीरियस है। इससे क्या मतलब है? सब्सिडीज को टारगेट करें ताकि किसी अमीर को ना मिल सके, पेंशन का रिफॉर्म करें ताकि इस पर इसका जो बोझ है बहुत बड़ा जो इस वक्त पड़ा हुआ है हमारे एक्सचेकर पे वो कम हो,
प्रोविंसेस से शेयर करें। फॉर एग्जांपल 467 का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास कहें, बिस्प कहें, उसको प्रोविंसेस के साथ शेयर करें। जो इस वक्त आप फॉर एग्जांपल 167 बिलियन रुपीस देंगे कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हमारे नुकसानात की वजह से हमारा जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का वो फ़र्क होता है। इस 167 बिलियन को ख़त्म कर दें। पेंशन का रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जो मार्कअप पे करते हैं उसका रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जो हमारा PSDP है, डेवलपमेंट बजट, उसका रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अगर ये सारे रिफॉर्म पाकिस्तान करेगा तो एक्सपेंडिचर की साइड जो है वो सुलझना शुरू हो जाएगी, जो मस्ट है। अब आप आ जाएं, और यही बातें जो हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, द वर्ल्ड बैंक और एक्सपर्ट्स एग्री इन जनरल कि यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, जो FBR को खुद मुख्तार और इतना इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं कि इनके चेयरमैन और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन को जो समरीज हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भेजने की वो पाबंद नहीं होने चाहिए, अपने तय डिसीजन लेने के पाबंद वो होने चाहिए, उनको वो सवाल जवाब उनसे ना हो। तो ये मुमकिन है? अब शाजिया दूसरी तरफ आइए, आपको ये तो मानना पड़ेगा FBR का जो टैक्स कंपेयर टू योर GDP, जिसको टैक्स टू GDP कहते हैं, वो 9% है। पिछले एक दिहाई से कितने वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम किए, कितने ADB के प्रोग्राम किए, आज भी चल रहे हैं। कितने कंसल्टेंट्स को आपने बुलाया, आज भी 9% ऑफ GDP पे ही खड़े हैं। कितने पैसे खर्च कर दिए ये करने पे। सो लेट्स थिंक ना कि आखिर फिर ये होता क्यों नहीं है। मालूम भी सबको है। देखिए, पहली चीज़ ये है, मैं जिस मुल्क से ट्रेंड हूँ शाजिया, उसने परसों अपना ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस का हेड जो है उसको अपॉइंट किया। सारी दुनिया में रिसर्च किया कि कौन सा बंदा सबसे मौजू है। अच्छा। फिर जिस इंसान को पिकअप किया, उस इंसान को शाजिया 7 साल की टेन्योर पोस्टिंग दी है। आपने जिस अदारे में भी 7 साल की टेन्योर पोस्टिंग की हो, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उसका प्लान भी क्राफ्ट करें। ठीक शाजिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। रिपोर्टें हमारे यहाँ 6 महीने कोई और होता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में FBR के चेयरमैन 3 से 4 बार तो वो तब्दील हुए। ठीक, अभी के जो इनकम्बेंट हैं वो भी 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, अच्छे शख्स हैं। लेट से आप इसी तरह का कोई इंसान 5 साल के लिए करें, उसके साथ तय करें कि यार आपने टैक्स के निज़ाम की पॉलिसी में ये तरमीम करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये तरमीम करनी है, टेक्नोलॉजिकल साइड पे ये तरमीम करनी है। प्राल जो कि आपके अंडर एक अदारा है, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, उसमें ये तरमीम करनी है। डेटा माइनिंग नादरा के साथ मिलकर ये करनी है। मेरा टैक्स टू GDP रेशियो 12 या 13% हो जब आप नौकरी छोड़ के जाएं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, प्लान्स दुनिया में तब होते हैं कि आप एनविजिज करने की, लिखने की और एग्जीक्यूट करने की टीम रखें। ये है कि जो 110 खरब टैक्स इकट्ठा करने का इशारा दिया है उन्हें, कि आप कर सकते हैं जो हम आपसे बातें कर रहे हैं इन पर अमल करके। और दूसरा, अब अगर इसको इससे जोड़ें कि $70 करोड़ की जो किस्त थी दूसरी, वो हमें दिसंबर में मिलनी थी, वो आप ले गए हैं जनवरी पे। तो क्या कनेक्शन है कि हमें इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा, टारगेट कितना अचीव करना होगा कि हमें ये दूसरी किस्त मिल जाए, इसीलिए लोग अपने ये किस्त आगे लेकर गए हैं दिसंबर से जनवरी? शाजिया, आप जितनी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में इस वक्त देख रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी बेहतर कर रही है, कुछ आपने अपने खसारों को संभाला हुआ है, कुछ प्लेटो सी कर गई है इन्फ्लेशन, रुपी की जो मूवमेंट डॉलर के अगेंस्ट थी, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ये तो आपको दिखाई दे रही है ना। इसका अहम जुज़ IMF के प्रोग्राम का इजरा है, IMF की एडजस्टमेंट्स हैं, और ये जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर, स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, और आपने डी-डॉलराइजेशन पे लिए हुए हैं। IMF के अलावा पाकिस्तान का एक्सटर्नल का चैलेंज मीट करना मुमकिन नहीं है। $25 अरब जमा करना मुमकिन नहीं है। ये जो अभी आपका मिशन आया है और जो बातें करके गया है, इसका इजरा मेरे ख्याल में नेक्स्ट बजट में होगा। और जो IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम है ना शाजिया, जो आपको अप्रैल में उसकी प्रोग्राम डिस्कशन शुरू करनी पड़ेंगी, बजट अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, और जून तक आपको उसको ले लेना चाहिए ताकि कम नेक्स्ट ईयर, मतलब है कि जो भी आने वाली हुकूमत होगी बजट में टैक्सेस की भरमार होएगी। आपको टैक्सेस की नेक्स्ट प्रोग्राम में और नेक्स्ट बजट में कई तरजीहात जो हैं मुख्तलिफ दिखाई देनी चाहिए। रिटेल और होलसेल 60% है इकोनॉमी का।
और शाजिया वहां से हम टैक्स नहीं कलेक्ट करते तो फिर IMF से ही मांगते रहेंगे। 4 अरब रुपया पूरे मुल्क का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। आप मुझे बता दीजिए, पूरा मुल्क 9,450 अरब देगा इस साल में और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब है, वो 23% है आपके पूरे हुजम का। अब बता दीजिए, देखिए हमने खुद ये तय किया हुआ है कि दुनिया से मांग के मुल्क चलाना है। आप आज तय कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि IMF आके आपको ये डोज दे, आने वाली हुकूमत को ये करना है। SIFC हमें तो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में भी जाना है, हमें तो उनसे भी पैसे चाहिए, तो वो जो उनके जो एतराज़ात हैं हमें तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो हमें तो वहां से भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये कहलाते हैं एतराज क्या है उनका, सॉरी उनका एतराज क्या है, अमीर और गरीब में आप फर्क खत्म कर दें, ये वर्ल्ड बैंक का आपका एतराज है। जी, उनका एतराज ये है कि आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको डायरेक्ट टैक्सेशन में तब्दील करें। आपके जो टैक्स गैप्स हैं, टैक्स गैप्स का मतलब है कि जो टैक्स लगा भी हुआ है GST की मद में, सर्विसेज की मद में, ये आपकी जो कलेक्शन है एक्चुअल उससे बहुत कम है क्योंकि आपकी इन्फोर्समेंट कमजोर है। तो उसको ठीक कीजिए और पूरा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कीजिए। उनकी सारी रिपोर्ट का जो बाकी एम्फेसिस है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, वो सारा एम्फेसिस जो है वो इस चीज पे है कि आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको पूरा रिवैम्प कीजिए, सब्सिडीज को। फिर आपको सोचना है कि आप प्रोविंसेस को इतना बड़ा शेयर देते हैं, क्या उनको शेयर करना है आपकी पॉवर्टी एक्सपेंडिचर्स में, बिकॉज पॉवर्टी एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। फिर मेरा एक इतराज NFC के बारे में बात तो आपको पता है मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, लेकिन उस पे NP बड़ा शोर मचा रही है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा शोर मचा रही है। ज़ाहिर है ये सारा मामला जो है 18वीं तरमीम से यहीं से सारे मामला ये सेटल्ड हुए थे, सूबों की खुद मुख्तारी और NFC। तो ये बात तो अगर अब IMF भी कर रहा है तो फिर सारी पार्टीज को माननी पड़ेगी। शाजिया 17 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने फेडरल में रखे हुए हैं, जिनके हम 500-600 अरब हर साल खर्च करते हैं करंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। वो क्या है? तालीम है, सेहत है, क्लाइमेट है, फूड है, एग्रीकल्चर है, ज़कात है, उशर है, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं। यू एग्जैक्टली सेड द राइट थिंग। 18वीं तरमीम का मकसद ही ये था ना कि अगर हमने सारे डिवॉल्व कर दिए तो ये सेंटर ये काम ना करे। अगर NFC अवार्ड इससे जुड़ के हुआ है कि अब पैसे भी जो हैं हम इतने दे रहे हैं प्रोविंसेस को, तो आप ये 500-600 अरब से निकलें। ये भी आपके जो भी समझदार इकोनॉमिस्ट हैं वो सब यही गुफ्तगू कर रहे हैं। मसला ये है शाजिया कि इसको अमली जामा कौन पहनाएगा? अमली जामा पहनाने के लिए इन चीज़ों को मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया की तरक्की के मॉडल जो हैं उसमें अमली जुज जो है वो तो मनमोहन सिंह ने ही पहनाया था ना इंडिया में आके, उसने 90 की स्पीच की थी। जनरल पाक ने ही ये साउथ कोरिया में पहनाया था, या महातीर ने ही इतना अरसा अपनी एक टीम बना के ये काम किया था। देखिए ये लोग तो आपको लाने पड़ेंगे ना जो चेंज एजेंट्स हों और जो चेंज मैनेजमेंट समझते हों। कोई आके बाहर से आप लाके 2 हफ्ते में एक रिपोर्ट बनवा के रख लें, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि यही रिपोर्ट जो है ऐसी कई जो है हमारी शेल्फ में पड़ी होगी आज भी, और उन पे अमली जामा पहनाने की जो सलाहियत है वो आपने पैदा करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मेरे साथ गेम का वक्त हो गया। नाज़रीन अपना फीडबैक दें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।